वेलकम बैक तूफानी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हाँ जी, कल मैंने वीडियो चेक किया था। वीडियो में जो आपकी वीडियो है, मेरी तो है नहीं है, वो मैंने खोली किसके लिए, आपके लिए वीडियो बनाना। चैनल आपके लिए खोला है तो मेरा तो कैसे ही होगा वो, इसलिए वो है आपका। तो कल मैंने चेक किया था और चेकअप करने के बाद, पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे ये पता चला कि आपने उसमें मैथ जोड़ दी। एसएसटी के अंदर मैथ जोड़ना एक टैलेंटेड, मतलब कुछ टैलेंटेड बच्चों की ही गणना होती है, और वो टैलेंटेड बच्चे तो आप हैं। तो मैंने चेक किया था, उसमें उसमें था 35, मतलब 35 व्यूज़, 15 सब्सक्राइबर्स और 10 लाइक्स। What an incredible mixture of all of things. You have the power to do that. आई बिलीव इन यू। क्या बात है, मजे बांध दी कसम से। ऐसा लगा जिंदगी का सुख तो यही है। कहाँ हम घूम रहे थे आसपास में, क्यों थोड़ा देखो यार। आई से यू दैट विद माई स्पिरिट, दैट थिंग दैट द वर्ल्ड हिस्ट्री नॉट come in your school exam, that will come in your competition exam, and a spirit of yours UPSC एग्जाम। फील आई, दिल में कुछ हुआ थोड़ा थोड़ा सा। स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग यहाँ पे करोगे तब जाके आगे चढ़ते जाओगे। तो करो, चैनल को थोड़ा सा देखो, क्योंकि यार चैनल को आप लोग ध्यान दोगे, आप लोग कोशिश करोगे तब जाके तो मैं कोशिश कर पाऊंगा ना। चैनल पे कोई आने आएगा नहीं तो कैसे चलाएगा, कैसे चल चल पाएगा चैनल, और मैं क्या करूँगा, किसके लिए करूँगा। अब आप कुछ बच्चे हैं जिनके लिए तो मैं पैसे ही आपके लिए स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा आगे देखिए, थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे सोचिए। ठीक है, चलो अभी तो अपन है ना, आपका स्वागत करता हूँ मैं अपन के पुराने चैनल, या फिर पुराना तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपन सब एक साथ हैं यार, अपन सब मिले हुए हैं, अपन की आत्मा मिली हुई है ना। वी आर मिक्स इन अ स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड है ना। तो चलो, इस स्पिरिट वर्ल्ड में मैं आप सबके सामने हूँ लोकेश पाराशर, और आपका स्वागत करता हूँ। चलिए अपन के चैनल पे आते हैं जिसका नाम है NCERT, लेट्स फील इट बच्चों, फील इट। हाँ जी, थोड़ा ओवर हो गया ना मजाक। चलो, ज़्यादा ड्रामा पे अपन ध्यान नहीं देते, अपन है ना अपने थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी के साथ आज से मैं सोचा हूँ कि जो है ना मेरी क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को आपको है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट के बेसिस से समझाऊंगा। ठीक है ना। तो आप बताना कि है ना ये मेरा नया तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताना। वो मेरी गलती रही थी क्योंकि मैंने अभी तक है ना यूट्यूब चैनल पे कुछ ऐसा वीडियो डाले नहीं। हाँ पहले डालता था, वो मजाक के वीडियो, छोड़ो, वो फालतू थे। हाँ, तो अब डाल रहे हैं ना, ये आपके लिए है स्पेशली। तो आप बताना कि उसमें क्या कमी है और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आप सबके लिए है ना, सच बता रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और आप सब मेरा साथ दोगे ना, तो रुकने वाला ना मैं हूँ, और ना मैं आपको है ना इतने आसानी से रुकने दूंगा। चाहे मेरा कितना भी टाइम लगे, चाहे मैं 4 घंटे ही सोऊं, लेकिन मैं आपके लिए है ना कुछ ना कुछ स्पेशल ऐसे करने की हर बार ट्राई करूँगा। मेरा मेन टारगेट अभी सिर्फ इतना है कि मुझे 9th और 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एसएसटी सब्जेक्ट का। और ये मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा है, जो कि मैं ट्राई पूरा अपने दिल से करूँगा, पूरे मेहनत से करूँगा। वो भी कम से कम मार्च, मतलब मार्च पेपर होगा ना, बोर्ड पेपर 10th का, और 9th का भी मतलब मार्च में पेपर हो ही जाएगा, फाइनल ईयर, फाइनल वाला फाइनल टर्म। तो उससे पहले मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपका है ना एसएसटी का सिलेबस तो कंप्लीट करा ही दूँ विद रिवीजन। विद रिवीजन मतलब अपन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसका रिवीजन एक बार एक छोटे से पार्ट में करेंगे। तो अभी अपन है ना स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी, और थ्योरी में विद कॉन्सेप्ट। चलो स्टार्ट, एक मिनट, स्टार्ट करते हैं। ओवर ड्रामा हो गया। हाँ, कल तक हमने देखा था कि है ना किस तरह से राजा था जो लुई 16 था, जो कि वंश किसका था, मतलब वॉल्बन डिनेस्टी थी ना। तो अपन लुई 16 के बारे में देखते कि कुछ वर्ड्स है ना बेटा, ये है ना मैच करने पड़ते हैं अपन को पूरी कहानी जानने के लिए। जो उसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, उन सब के बारे में जानना जरूरी है। तो पहले अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, छोटा सा रिवीजन,
वहाँ पे 5 मिनट के आसपास का होगा। तो देखो सबसे पहले बोर्ड भी छोटा है, थोड़ा सा छोटा ही है, इसलिए ध्यान मत दो, वो अपन लिखते कम है इसलिए अपन है ना छोटे बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं अभी। तो लुई 16 के बारे में पहले अपन जानकारी निकालते हैं कि लुई 16 का क्या हाल था, लुई 16 क्या था और ये राजा कब बना, इन बातों को जानते हैं अपन पहले। तो देखो इसका नाम लुईस, सॉरी 17 ही गया गलती से, लुईस 16 था। लुईस 16 के बारे में हम क्या क्या जानते हैं उस चीज़ को रिवाइज करते हैं। पहली चीज़ लुईस 16, बक्से में बंद कर दो इसे। लुईस 16 था वॉलवन डायनेस्टी से, वो आता ना बिस्किट वॉलवन का, उस डायनेस्टी से था, खा लो निकाल के। और ये 20 ईयर्स की एज में इसकी मतलब इसको है ना गद्दी पे बैठा दिया गया। गद्दी पे बैठा देने का मतलब इसका कोरोनेशन हो गया था, कोरोनेशन इंग्लिश में कहते हैं, गद्दी पे बैठा देना या फिर है ना उसका राज तिलक कर देना, उसको कहते हैं कोरोनेशन। तो कोरोनेशन हो गया था। इसके अलावा इसकी शादी हुई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोनियटे, एंटोनियटे, एंटोनियटे। लेकिन मैरी एंटोनियटे से शादी हुई, इसकी राजगद्दी पे बैठाया था। तो वो कौन सा सन था, इसमें 20 ईयर्स मैंने लिख दिया, इसमें ही सन में लिख देता हूँ। उसका सन था 1774, ठीक है। 1774 में इसको राजगद्दी पे बैठा दिया, और राजगद्दी पे बैठा था तब इसकी एज थी, इसी चीज़ में है ना मैं ऐड करके बता दे रहा हूँ, 20 ईयर्स, सॉरी इसकी एज तो मैंने बता दी ना आपको, 20 ईयर्स थी। हाँ 1774 में बैठा दिया था इसको, और 20 ईयर्स इसकी एज थी। 20 साल की उम्र में जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने देखा कि यार खजाना तो खाली है, ट्रेजर तो एम्प्टी पड़ा है, कुछ है ही नहीं ट्रेजर में। वजह क्या थी, हमने वजह भी देखी थी। और पहले आपको ये बता दो कि ऑस्ट्रियन कहाँ है। आप में से कई बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में एक छोटा सा डिफरेंस है बस। 1945 के बाद जो ऑस्ट्रिया था, या फिर कहें तो 1939 के वक्त में ही जो हिटलर था ना, हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के अंदर मिला लिया था। तो वो है ना, कहते हैं ना कि भाई तू मेरा भाई है तो आज गले मिलाओ, गले मिला लिया। ऑस्ट्रिया से था हिटलर, इसलिए जर्मनी में जब वो काम कर रहा था उसने जर्मनी में अपना पकड़ बना ली थी। तो उसने कहा भाई मेरे आजा, मेरे गले मिल जा और मेरे साथ ही चिपक जा, बस चिपका लिया। उसके बाद आज तक छूटा नहीं है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। तो देखो कहाँ पे ऑस्ट्रिया, आपको थोड़ा सा बता दूँ ऑस्ट्रिया कहाँ पे, थोड़ी सी वेट कीजिए। ये देखो अपन ने जैसे कि इधर अपन वो वाला मैप तो नहीं बनाते, अपन ये बनाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाए। इधर, अरे इधर वो मैंने आपको बना के नहीं दिखा ना, हाँ वो क्या, वो कौन सा था, इधर क्या था, इधर क्या था, सेंट्रल एशिया जहाँ पे है ना ओटोमन तुर्क है। हाँ तो देखो इधर की साइड अगर जर्मनी है ना, इधर की साइड है, तो इस जगह पर एक छोटा सा ऑस्ट्रिया है, और वो ऑस्ट्रिया जर्मनी ने अपने अंदर मिला लिया था 1939 के आसपास में, ठीक है। तो अब अपन ने देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन ने देख लिया कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से इस फ्रांस के राजा की शादी करा दी गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दूरी थी, राजा रानी थे, भैया घोड़ा गाड़ी पे चल रहे हैं ऐसे, क्या दिक्कत है इनको, चलने दो तो इनको। अपन तो आगे बढ़ते हैं ना। लुई 16 के वक्त में खजाना खाली मिला था, उसकी वजह क्या थी, पहली उसकी वजह थी, उसकी पहली वजह थी 7 ईयर्स वॉर। किसने कही थी 7 ईयर वॉर, 7 ईयर्स वॉर है ना लड़ी थी जो उसका पिता था लुईस 15, लुईस 15 ने लड़ी थी 7 ईयर वॉर्स। सेकंड में, सेकंड क्या था, सेकंड कि फ्रांस के ने है ना फ्रांस ने अमेरिका की लड़ाई की थी, अमेरिका की मदद की थी लड़ाई में,
जब अमेरिका है ना कॉलोनलाइजेशन जो चल रहा था ब्रिटेन का, उससे फ्री होना चाह रहा था, तो अमेरिका ने बॉस्टन टी पार्टी नाम से बॉस्टन टी पार्टी के नाम पर एक रेवोल्यूशन की थी। उस रेवोल्यूशन में है ना 1773 की थी रेवोल्यूशन, 1773 की ये रेवोल्यूशन थी, जिसमें लुइस 15 ने है ना उसकी मदद की थी, अमेरिका की मदद की। और अमेरिका की मदद करने के बाद अमेरिका बड़ा चालाक है यार, मतलब उसकी मदद कर दी, उसके साथ खड़ा हुआ था, लेकिन अमेरिका ने फ्री होने के बाद उसे कुछ नहीं दिया, छोड़ दिया कि मर डोल, हमें मतलब नहीं है। और उसके बाद 1774 में तो है ना बना था ना लुइस 16, तो लुइस 15 के वक्त में अमेरिका की मदद की थी, अमेरिका की मदद की थी बॉस्टन टी पार्टी में 1773 में। लुइस 15 ने सप्तवर्षीय युद्ध लड़े थे, लुइस 15 ने। और है ना जो राजा था लुइस 14, ये लुइस 15 की एक कमी है, और राजा था लुइस 14, वो एक महान राजा था बॉर्बन डिनेस्टी का, जो कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब ये अपन ने है ना लुइस 16 के बारे में पढ़ लिया, और अब हम देख रहे थे कि ना लुइस 16 के वक्त में है ना क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या बात हुई थी। मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी, एक कॉन्सेप्ट बनता है उससे कि देखो, मैंने आपसे पूछा था, आपसे कहा था कि है ना राजा उठ के आता है और कहता है गर्दन झुकाओ हमारे सामने, और आप लोग झुका दे। ऐसे तो अपन है नहीं, पहले के वक्त में तो ऐसे थे, लेकिन मुझे यकीन है इस वक्त में भी कोई कोई है ना, मतलब राजा महाराजा के खानदान से अगर बाई चांस होंगे, तो वो यही कहेंगे क्यों नहीं झुकाओ, राजा थे, मदद करते थे, ऐसा वैसा काम करते थे अच्छा अच्छा लोगों के लिए। लेकिन एक बात मैं पूछूंगा, कॉन्सेप्ट लगा के पूछता हूँ, एक बात छोटी सी, भाई अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे गए, अजी सुनते हो जी, मम्मी बुला रही है, सिलेंडर रखाना मम्मी के यहाँ। कौन सी मम्मी? उसकी मम्मी, मतलब सासू जी, आपकी सासू जी। अरे ज़्यादा मत समझना, मैं कह रहा हूँ बस, तो कॉन्सेप्ट समझो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। वो कहती है अजी मम्मी जी के यहाँ सिलेंडर रखाना, भैया मेरा यहाँ पे नहीं है, मम्मी जी का घर बगल में ही तो है, क्या नाटक करते हो रखाना। और आप कह रहे हो भाई मैं क्यों रखूँ, ऐसे ही तो कहोगे ना, या फिर यूँ कहोगे, ऐसा कहोगे जी मैं रखाऊंगा। तो बस भाई यार ये सेम राजा के साथ करो, राजा से भी यही करो कि गर्दन झुकाने के कह रहे हैं, अरे हम क्यों झुकाएं, सीधा पूछो ना, अकड़ के पूछो क्यों झुकाएं रे, टैक्स हमसे ले रहा है तेरे से ले रहा है, भाग यहाँ से। सही है ना, ये कॉन्सेप्ट बना है इसमें, कॉन्सेप्ट को सीरियसली लेना और अब आगे बढ़ते चलना। तो अपन ने देख लिया कि है ना लुई 16 का क्या हाल था, और किस तरह से है ना लोग इकट्ठे होने लगे, और फिर है ना जब लुई 16 ने है ना टैक्स बढ़ाने की बात की थी, तो एक जनरल मीटिंग बुलाई गई, और जनरल मीटिंग में है ना इस जगह पर लोग ऐसे एक है ना पैलेस के अंदर ही एक बड़ा सा हॉल था, उस हॉल में इकट्ठे हुए थे, और हॉल में इकट्ठे होकर ऐसे है ना लोगों को बैठाया गया था। क्लर्जी और नोबिलिटी को अपन ने ये भी देखा कि है ना तीन तरह से वर्ग में बांटे गए थे लोग। इधर की साइड थी, ऊपर की साइड क्लर्जी, जो है ना क्लर्जी जो लेती थी टैक्स, जिसका नाम था टेथे, या टाइथे भी बोल सकते हो उसको, THITE। और ये थी नोबिलिटी, नोबिलिटी जो लेती थी टाइलर टैक्स, और ये टैक्स है ना एक स्टेट टैक्स के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद थी थर्ड स्टेट, इस थर्ड स्टेट में ऊपर ही ऊपर की साइड आते थे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं, जैसे लॉयर, डॉक्टर और वैद वगैरह कुछ, और इधर बिग बिजनेसमैन भी इसी में आते थे, बिग बिजनेसमैन। और हम आगे देखते हैं कि है ना जो मिडिल क्लास का जो नाम आया था, शब्द बना था ना, वो मिडिल क्लास भी यहीं से शुरू हुआ था, इसी एरिया से मिडिल क्लास को बोला गया, क्योंकि है ना ये लोग पढ़ लिख कर आए थे बाहर के देशों से, और इन्होंने अपने आप को कहा कि हम मिडिल मैंस हैं, क्योंकि हम ना है ना अपर कास्ट को ज़्यादा समझते हैं ना लोअर कास्ट को, हम सिर्फ ये मानते हैं कि जिसमें कैपेबिलिटी है दैट पर्सन विल गो एट द will go and show their power on the front of the world। तो ऐसी सोच को मानने वाले लोग थे मिडिल मैन, और ये यही थे लॉयर, डॉक्टर, बिग बिजनेसमैन वगैरह। अब इसके नीचे वाली जो कैटेगरी थी
मतलब ये वाली कैटेगरी, उसमें लोग थे जैसे कि है ना पीजेंट्स और आर्टिसंस, मतलब जो हाथ से शिल्पकली होती है ना, शिल्पकली जो कि हाथ से है ना बनाते हैं सामानों को, उनको कहते हैं अपन आर्टिसंस। और जो है ना पीजेंट्स है, मतलब पीजेंट्स मतलब किसान, जिनके पास खुद की बड़ी बड़ी भूमियाँ हैं, बड़ी बड़ी भूमि, भूमि कह रहा हूँ, किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ। हर बार गलत सोचने की तो मन में ठान रखी है। हाँ छोड़ो छोड़ो, समझता हूँ मैं भी काफ़ी कुछ, एज का आपके का हूँ। इधर देखो, इधर ध्यान से, ज़्यादा इधर उधर मत 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 कहीं भी सोच जाते हैं नालायक बच्चे। इधर इस जगह पर कौन है? इस जगह पर देखो, सबसे नीची कैटेगरी कौन सी हो सकती है आपके हिसाब से? सबसे सबसे नीचे तो है ना, मतलब जो सिविलियन तो हैं, लेकिन कौन है सबसे नीची कैटेगरी? और उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आते हैं लैंडलेस वर्कर्स, जिनके लिए है ना आप आईएएस बन के काम करना, आपको काम करना है। और सर्वेंट्स और पीजेंट वर्कर्स, मतलब कि जो दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम थर्ड कैटेगरी में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने देखी थी। फिर है ना इन सब लोगों में जो है ये इस कैटेगरी के इधर की साइड है ना लोगों को इधर बैठाया गया, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी बैठा सकते हो। क्लाइजी को बैठाया गया इधर, और नोबिलिटी को बैठाया गया इधर, और जो है ना थर्ड, सॉरी इधर नोबिलिटी कहाँ मैंने, इधर नोबिलिटी को बैठाया गया। और क्लाइजी में है ना वो थे जो पूजा पाठ करते थे, आरती नहीं, आरती नहीं बेटे पाप करना, जो कि है ना मोमबत्ती जला के कहते थे जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ऐसे तलवार नहीं पकड़ रखी, मोमबत्ती, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर उनको बाइन चढ़ाते थे, बाइन चढ़ाते थे। तो ऐसे ऐसे लोग थे ये ऊपर की साइड। और फिर इसके नीचे थे नोबिलिटी, जो कि है ना शस्त्र, अपन के भारत में कहा जाता है इनको क्षत्रिय, जो कि है ना लड़ाई करते हैं। और इसमें ज़्यादातर लोग थे राजा, राजा के घर वाले, राजा के दोस्त, राजा के कामकाज करने वाले, बड़े बड़े सिपाही जैसे मंत्री, सेनापति वगैरह, ऐसे लोग नोबिलिटी में। और थर्ड था अपना ये थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के मतलब इस स्टेट से क्लर्जी से गए थे 300 लोग, इस जगह से गए थे 300 लोग नोबिलिटी से। और जो थर्ड स्टेट है ना, वो इन जगहों के पीछे पीछे इनको खड़ा कर दिया गया है थर्ड स्टेट को, क्योंकि बेचारों की इज्जत नहीं, इनको ज़्यादा माना नहीं गया, तो इनको पीछे की साइड खड़ा कर दिया कि तुम लोग पीछे रहो और पीछे से बातों को सुनो, जो भी बात होगी वो तुमको भी बताई जाएगी, तुमको तुम्हारे सामने ही होगी। तो ऐसी बातों को करके इन लोगों ने यहाँ पे खड़ा कर दिया इनको, मतलब पीजेंट्स को, सॉरी थर्ड स्टेट को इधर खड़ा कर दिया। और थर्ड स्टेट का क्या पार्ट रहा फिर? थर्ड स्टेट ने है ना ये जो लोग हैं ये पीछे खड़े रहे चुपचाप से और बातों को पहले सुनते रहे। ये थर्ड स्टेट के कितने लोग आए थे? ये आए थे 600 लोग। और ये सिर्फ 600 लोग नहीं थे, इनके साथ है ना उन गरीब लोगों के, उन गरीब महिला और पुरुषों के या बुजुर्गों के है ना लेटर्स थे, 40,000 लेटर्स। हाउ मच? 40,000 लेटर्स, 40,000 लेटर्स थे इन लोगों के पास। 600 थर्ड स्टेट के लोगों के पास 40,000 लेटर्स थे, जो कि है ना वो लाए थे सभा के अंदर, असेंबली के अंदर। तो असेंबली वाले उन नोट्स को देखें, उन लेटर्स को देखें और है ना सोचें कि हाँ यार शायद से टैक्स बढ़ाना है ना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होगा इन थर्ड स्टेट वालों के लिए, तो है ना टैक्स ना बढ़ाया जाए, ऐसी बात सोचे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, रिवीजन अपना यहीं तक का था। चलो आगे की देखते हैं। हाँ तो है ना देखो, अभी तक अपन ने ये देख लिया था कि है ना फिर नेशनल असेंबली बनने की वजह क्या थी। अभी है ना नेशनल असेंबली में ऐसे क्या क्या है ना प्रॉब्लम आई थी। देखो, अब अपन है ना ये बात तो जान चुके हैं कि है ना जब लोग है ना इकट्ठे हुए थे एक जगह पर, ये जगह पर ऐसे इकट्ठे हुए थे, जो कि राजा ने बुलाई थी एक असेंबली, एक मीटिंग। तो वो जनरल मीटिंग में है ना बैठने के लिए जो जगह थी वो ऐसे चेयर्स जहाँ पे लगाई हुई थी वो आमने सामने लगाई हुई थी, और आमने सामने की चेयर्स पे बैठे थे। इधर की साइड तो बैठा था, मतलब कुछ भी मान लो कि ऊपर नीचे कहीं भी बैठ सकते हैं। तो क्लर्जी बैठा था और एक साइड में बैठा था नोबिलिटी, मतलब इनके लिए तो बैठने के लिए जगह थी। और अब बैठने के लिए है ना किसको जगह नहीं है? उन लोगों को जगह नहीं है जो कि है ना थर्ड स्टेट के लोग थे। थर्ड स्टेट के लोग में उनको है ना थर्ड स्टेट के लोगों को
ये क्लर्जी नोबिलिटी के पीछे खड़ा कर दिया गया है कि तुम लोग खड़े रहो चुपचाप से। अब इनको पीछे खड़ा कर दिया गया। अब ये बेचारे चुपचाप थे क्योंकि इसमें आए कौन थे, आने वाले इस जगह पर थे वो वो लोग जो कि है ना अमीर थे, जो कि है ना मिडिल क्लास अपने आप को कहते थे, क्योंकि वो बाहर विदेश में जाके मतलब दूसरे देश में जाके व्यापार करते थे और घर पर आकर मतलब अपने खुद के फ्रांस में आकर ये है ना उस व्यापार को बढ़ाते थे। तो इनका एक मेन मोटिव था कि है ना देश को आगे ले जाया जाए, इकोनॉमी को बढ़ाया जाए और है ना उस इंसान को ताकत मिलनी चाहिए जो इंसान सच में ताकत को संभालने लायक हो। तो ऐसी इन लोगों की सोच थी। अब ये लोग आए थे यहाँ पर, जो थर्ड स्टेट के लोग थे। तो देखो थर्ड स्टेट के लोग कितने थे, अब अपन ये देखते हैं नोबिलिटी के कितने थे पहले। तो नोबिलिटी के लोग थे 300 प्लस क्लर्जी के थे 300 एंड प्लस 600 जो है ना मतलब मेजर पॉपुलेशन थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी जिनकी, वो थी थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट में 600 लोगों को इसी वजह से बढ़ाया गया क्योंकि उनकी एक मेजर पॉपुलेशन थी। अब 600 लोगों के साथ कौन क्या क्या मतलब कौन कौन ने क्या क्या भेजा था। देखो 600 लोगों के साथ में आया था 40,000 लेटर 600 लोगों के साथ आए थे। अब ये लोग है ना पीछे से बैठे बैठे मतलब पीछे से खड़े खड़े शांति से सुन रहे थे, ऐसे कर रहे थे। सही है सही है सही है। बहुत ज़्यादा चालाक लोग थे, समझदार लोग थे, इसलिए इन्होंने है ना कुछ शुरुआत में लड़ाई हो ना हो ऐसी चीज़ के लिए इन्होंने ये किया। सही है सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आप राजा जी आप कहे थे जब हम सुन रहे हैं आपकी, राजा वहाँ से बकलो लेकर है, मतलब राजा बोल रहा है फालतू की बातें तो टैक्स बढ़ाया जाए, देश की ज़रूरत है और आप सब लोग खड़े होइए और टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िए जिससे कि ना देश आगे चल सके। क्योंकि राजा को तो पैसे से मतलब, राजा को किससे मतलब लिब्रे करेंसी से, जो उनकी करेंसी थी लिब्रे, उससे मतलब, इसलिए राजा है ना फालतू की बातें बोलते गए और ये लोग सुनते गए। आखिर में जाके जब राजा की स्पीच खत्म हो गई तो एक इंसान खड़ा हुआ और एक इंसान ने बोला, सर आप जो बात कह रहे हैं, मतलब मोनार्क था ना, मोनार्क सिस्टम चलता था, फेडरल सिस्टम, तो वो बोल रहा था कि सर जो बात आप कह रहे हैं ना वो दैट आर ट्रूली राइट, बट वी ओनली द थर्ड स्टेट वी ओनली द थर्ड स्टेट दैट गिव द टैक्स एट अ लार्ज अमाउंट टैक्स। मतलब भाई हम थर्ड स्टेट के लोग ही आपको इतना सारा टैक्स दे रहे हैं और आप सब है ना सिर्फ बैठे बैठे मजे मारते हैं। तो ऐसी बात कह रही राजा को थोड़ा सा चिड़न हो गई। राजा, अरे तुझे पहले तो ये बता खड़ा किसने किया और तू बोलने लायक है क्या हमारे सामने, ऐसे ऐसे है ना गुस्सा हो गया। अब राजा गुस्सा होने लगा ना तो है ना और लोग खड़े हुए 600 लोग जो कि है ना थर्ड स्टेट के 600 लोग थे, ये खड़े हुए, इन्होंने है ना लेटर दिखाया कि सर देखो 40,000 लोगों ने अपने साथ लेटर, हमारे साथ लेटर भेजे लिख लिख कर, और हमारी मजबूरी है ये कि है ना हम आपसे मतलब हम ये चाह रहे हैं कि है ना थोड़ा टैक्स जो आप चल रहा है वही चलने दें, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं, मतलब इतना लिबरे नहीं है हमारे पास कि हम है ना आपका टैक्स बढ़े तो हम सब दे सकें। कुछ ऐसे गरीब परिवार भी हैं जो है ना आपका टैक्स देने के लिए है ना कम से कम जितना कमाते हैं ना तो उसका आधा तो वो टैक्स में दे देते हैं, उनके घर पे कुछ बचता ही नहीं है। तो सर प्लीज़, मतलब राजा से, मोनार्क प्लीज़ आप हमारी सिचुएशन को समझें। मोनार्क तो है ना गुस्से में चूर, और उसकी एज भी क्या थी, उसकी एज थी 20 ईयर्स की एज में जब वो राजा बना था, वो था 74। तो 74 के बाद 89 तक की बात आई तो है ना अब उसकी एज क्या पहुंच गई, देखो उसकी एज पहुंच गई थी 35 साल की उम्र में। अब 35 ईयर्स की एज में उसने तो ये कि नहीं मैं राजा हूँ, मेरी बात तुमको सुननी पड़ेगी। तब इन लोगों ने है ना ये कह दी ठीक है हम आपकी बात ये भी सुनेंगे, लेकिन अब हमें ये बताइए कि है ना एक हमारी कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। वो कंडीशन हमारी ये है कि है ना जो टैक्स है ना वो तभी बढ़ेगा जब है ना वन पर्सन वन वोट होगा, इज इक्वल टू वन वोट होगा। अब 600 लोग थर्ड स्टेट के हैं, 300 लोग क्लर्जी और नोबिलिटी के हैं, और इन 300 में से भी है ना कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत अच्छे थे, मतलब जो चाहते थे कि है ना थर्ड स्टेट पे इतना ज़्यादा दबाव नहीं बढ़ाया जाए, उन पर इतना पहले ही टैक्स है, टीथ टैक्स लग रहा है, टाइलर टैक्स लग रहा है, और साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा स्टेट टैक्स भी लग रहे हैं जो कि है ना उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। अब इन लोगों ने पे है ना ये जाना था कि वन वोट, अगर वन पर्सन वन वोट हुआ, क्लर्जी नोबिलिटी के कुछ बड़े लोग सोच रहे थे अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वन पर्सन वन वोट का सीधा सा मतलब ये है कि है ना टैक्स बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि
ये जो लोग हैं इनके समर्थन में काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे। कम से कम ये मान के चलना 600 जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो तो है ना यही कहेंगे कि टैक्स ना बढ़ाया जाए, प्लस एटलीस्ट इन 600 में से एटलीस्ट 100 पीपल्स और हैं जो कि कहेंगे कि टैक्स ना बढ़ाया जाए, टैक्स इंक्रीज ना किया जाए, ऐसी बात कहेंगे, कहेंगे ना। तो इस वजह से राजा ने मना करी। अब इन लोगों को भी थोड़ी सी गुस्सा आ गई और इन लोगों पे जो गुस्सा आई ना, इन लोगों ने कहा ठीक है तो आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम भी आपकी नहीं सुनेंगे। भीड़ में से एक पीछे से कोई इंसान बोला और इन सब लोगों ने वहां से बाइकआउट कर दिया। अब ये जो लोग हैं ये यहाँ से चल दिए। वर्साई के अंदर हो रही है मीटिंग, याद रखना। तो ये वर्साई के अंदर जो मीटिंग हो रही है ना, इस मीटिंग के बाद जब ये लोग गुस्सा हो गए और ये थर्ड स्टेट के लोग बाहर चल दिए और बाहर चल के एक जगह थी वर्साई के अंदर जो नाम था इंडोर, मतलब अंदर गेट के स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में ये चले गए और इंडोर स्टेडियम में जाके इन्होंने है ना अपना नाम रख लिया। इन्होंने कहा कि हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इनके साथ साथ 600 लोगों के साथ कौन कौन थे जो कि बाहर बैठे थे ये सोचकर कि टैक्स ना बढ़ाया जाए, इन 600 लोगों की सुनी जाए और है ना बात हमारी भी मानी जाए। हमने जो 40,000 खत भेजे हैं, लेटर्स भेजे हैं, उनको भी पढ़ा जाए और माना जाए कि हम हमारे पे है ना मुश्किल ज़्यादा बढ़ रही है इस टैक्स की वजह से। तो इस वजह से ये जितने भी लोग थे सब है ना बाइकआउट करके बाहर की साइड आ गए और बाहर आकर इंडोर स्टेडियम में इन्होंने है ना जो भी लोग थे उनके साथ साथ कुछ ऐसे भी थे क्लर्जी और नोबिलिटी से जो बिलोंग करते थे लेकिन चाहते थे सच में दिल से कि है ना थर्ड स्टेट के साथ इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी ना हो। तो ऐसे लोग यहाँ पर निकले, इंडोर स्टेडियम में गए। इंडोर स्टेडियम में इन लोगों ने अपने आप को नाम दिया कि हम हैं नेशनल असेंबली। इन लोगों ने अपना नाम दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं और हम लोग है ना एक संविधान लिखेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन गिव द लिमिट और बाउंड द पावर ऑफ द किंग टू टेक द डिसीजन विथ फ्रीडम। मतलब अपने मन से कुछ भी पावर कुछ भी है ना वो अपने मन से बोल देता था और अपने मन से काम करवाने वाला जो राजा है उसकी राजा की पावर को थोड़ा घटाएंगे अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन से। और इन्होंने शपथ ली थी। एक पर्सन था आबे सियो नाम से जिसकी एक फेमस बुक है व्हाट इज थर्ड स्टेट। इस असेंबली के साथ एक पर्सन था जो कि क्लर्जी का मतलब क्लर्जी में गिना जाता था जिसका नाम था आबे सियो। आबे सियो था ये है ना ऊपर खड़े हुए और इन्होंने भी है ना कसम खाई कि है ना हम शपथ लेते हैं जब तक हम संविधान बना मतलब ऐसा कोई संविधान नहीं बना देंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे कि जो पावर घटाए मतलब राजा की पावर को लिमिट करे, तब तक हम है ना इस असेंबली का विक्टर नहीं होने देंगे। अब देखो वर्साई के अंदर एक जगह पर तो ये हो रहा है, नेशनल असेंबली अपना काम कर रही है पहली जगह पर। अभी अपन इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं कि है ना क्रांति किन किन जगह पर हो रही थी इस वक्त में। तो देखो पहली क्रांति हो रही थी वर्साई में ये 1789 की बात है। 1789 में वर्साई में क्रांति हो रही थी और ये क्रांति करने वाली कौन, नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली इधर क्रांति करी है और उस घटना को ना भूल जाना बच्चों, जो घटना में अपन ने देखा था कि बास्टाइल जेल को तोड़ दिया गया, बास्टाइल जेल को ऐसे तहस नहस कर दिया गया लोगों के द्वारा कि लोग सोचने लगे थे ना कि ये राजा की पावर को शो करता है वर्साई जेल, तो इसको हम तोड़ देंगे और ख़त्म कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे, जो रास्ते में आएगा उसको मिटा देंगे। ऐसी सी बात है सोच कर इन लोगों ने है ना अटैक कर दिया। कितने लोग थे, 7,000 लोग थे। तो इन लोगों ने 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 17 सॉरी इन लोगों ने 14 जुलाई 1789 को अटैक कर दिया था बस्टाइल जेल पर। बस्टाइल जेल पर अटैक कर दिया था और अटैक करके इनका मोटिव सिर्फ एक ही था कि है ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोला बारूद इकट्ठा करना है क्योंकि राजा की कैपिटल है ये वर्साई
और राजा की मनपसंद जेल है, जो कि है ना अपने मतलब राजा जिससे भी गुस्सा होता, खफा होता, उसको इस जेल में बंद कर देता। जैसे कि मानना जब भी सेडिएशन 24 एक एक्ट है, जिस एक्ट के द्वारा कोई अगर है ना दोषी पाया जाता है ना, तो उसको देशद्रोह का आरोप लगा कर उस पर चार्ज लगाए जाते हैं। आज के वक्त में भी वो एक्ट है अपने भारत में। तो ऐसा कुछ एक्ट था जो कि है ना मतलब ऐसे ही अपने मर्जी से राजा है ना किसी को भी जेल में बंद करा देता था। और वो उसकी फेमस वाली जेल थी ये बास्तिल की जेल, बास्टाइल जैसे अपन इंग्लिश में कहते हैं। तो बास्टाइल की जेल में है ना बंद करा देता, और उसको फिर पीछे उसका क्या होता है, उसको मार डालते या कुछ करते। आप सोच ही सकते हैं क्या होता है। जब राजा की पूरी मनपसंद की पावर है तो राजा क्यों छोड़ेगा किसी को, जो उसके सामने खड़ा होगा उसको तो मारेगा ही ना। ऐसा ही किया गया था राजा के द्वारा। तो है ना ऐसे वक्त में इन लोगों ने 7,000 जन सेना आई, 7,000 सिविलियन आर्मी ने नेशनल असेंबली की हेल्प करते करने की सोची। और वो हेल्प किस तरह से करी कि है ना बस्ताइल जेल पे अटैक कर दिया, और बस्ताइल जेल पे अटैक करके बस्ताइल जेल से 7 कैदी थे, उनको छुड़ा दिया गया, रिमूव करवा दिया गया। और साथ में वहाँ का एक कमांडर था जो कि है ना मतलब ताकतवर होगा। देखो राजा की तानाशाह की जो एक बड़ी सी इमेज बनी हुई थी वो बस्ताइल जेल की वजह से थी, क्योंकि खौफ था लोगों में कि अगर राजा की नहीं मानेंगे ना तो बस्ताइल जेल में बंद कर देंगे, बस्ताइल जेल में बंद कर दिया ना तो राजा फिर जाने क्या ही करेगा हमारे साथ। ऐसी ऐसी बातें थी, ऐसी ऐसी बातें बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो ऐसी बातों को मिटाने के लिए उन्होंने बस्ताइल जेल पे आक्रमण तो कर दिया। तो कमांडर भी उसको कितना ताकतवर होगा सोचो, तभी तो ऐसा डर है। क्योंकि बिना ऐसे पीछे किसी ऐसे लोग के खड़े हुए बिना, जो कि है ना खतर मतलब जो कि ताकतवर हो, कोई भी इंसान है ना ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाता। तो ऐसे कमांडर था, उस कमांडर को मार दिया गया। और जो भी है ना वहाँ से कुछ ऐसी इमेजनरी थिंग्स थी जिसे है ना रख कर देश में दिखाया जा सके कि हमने जो पहली क्रांति हुई थी, फ्रांस की पहली क्रांति 1789 में, 14 जुलाई 1789 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर, वो क्रांति में हमने पार्टिसिपेट किया था। और हमारे पास ये एक इमेज है उसकी, ये हमारी इमेजनरी है, ये हमारा एक मेमोराइज्ड थिंग है, जो कि उस जेल को तोड़ने के बाद उस जेल में से हमें प्राप्त हुआ था 14 जुलाई 1789 को। अभी देखो पहली क्रांति हो रही है वर्साई के अंदर, इसके साथ साथ दूसरी क्रांति हो रही थी। मतलब ये क्रांति तो हो ही रही है, इसके साथ साथ एक और क्रांति चल रही थी। जब लोगों ने सुना ना कि बस्ताइल जेल को तोड़ दिया गया और ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही थी, तो इस वक्त में है ना एक और जगह पे दिक्कत बन रही थी कि पेरिस के अंदर, ये पेरिस जगह है, पेरिस। तो पेरिस के अंदर और है ना प्रॉब्लम आ गई थी कि 1715 के बाद 89 तक जो पॉपुलेशन थी ना वो 2.3 करोड़ से लेकर मतलब 23 मिलियन से लेकर 2.8 करोड़ तक पहुंच गई थी। 2.8 करोड़ तक पहुंच गई थी, मतलब 28 मिलियन पहुंच गई थी, मतलब 50 लाख लोग बढ़ चुके थे 1715 के बाद 1789 तक। आप सोचेंगे कि अपने भारत में तो ये आम बात है, लेकिन उस वक्त तो आम बात नहीं थी ना। उस वक्त तो जब 23 मिलियन जब टोटल ही पॉपुलेशन थी, तो अचानक से 50 लाख लोगों का बढ़ जाना एक बहुत बड़ी बात है। फूड ग्रेन्स तो लिमिटेड थे, एरिया तो लिमिटेड था, सब कुछ लिमिटेड। बट उस लिमिटेशन के साथ साथ है ना स्कार्सिटी बढ़ने लगी। स्कार्सिटी मतलब कमी आने लगी, सामान में, खाने पीने में, इन चीज़ों में कमी आने लगी। और 1789 से पहले है ना एक बहुत बड़ी है ना आपदा और आई थी, एक अकाल पड़ गया था, जैसे कि है ना बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई थी। अब उस बर्फबारी में है ना जो वो पेड़ पौधे होते हैं जो उससे अपन खाना पीना लेते हैं, यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल की तरह, गेहूँ बाजरा ऐसी चीज़ों को, तो वो सब है ना पैक मतलब वो सब है ना ऐसे खेत में होते हैं ना। अब वो सब तो खेत में है, अब बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ के नीचे वो दब गए तो वो फसल बिगड़नी है सॉरी। तो इस वजह से है ना खाने की किल्लत पड़ने लगी, खाना नहीं मिलने लगा बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, लेडीज़ को। तो लेडीज़ ने ना अपने बच्चों को देख के अपने बच्चों का से भूख से तड़पते नहीं देख सकती। ऐसे वक्त में है ना जो बेकरीज वाले थे, बेकरीज जो बेकरीज वाले थे ना वो भी फ़ायदा उठा रहे थे, वो इन्फ्लेशन को क्रिएट कर रहे थे। इन्फ्लेशन मतलब कि है ना
इन बेकरीज वालों ने दुकानें बंद कर दी, शटर बंद कर दिया, और शटर बंद कर कर ये है ना कह रहे थे कि हमारे पास अभी कुछ नहीं है क्योंकि फूड ग्रेन्स नहीं है। इन लोगों ने है ना दाम बढ़ाने की सोची थी। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें कि जैसे कि मुझे मान के चलो मेरे पास है ना 5 आइटम्स हैं कुछ, मेरे पास जैसे 5 आइटम्स में मैं मानूँ कि मैं, हाँ, जैसे कि मान के चलना मेरे पास है ना 5 फ़ोन है, सेल फ़ोन है, और मैं है ना बेचने की सोच रहा हूँ। लेकिन खरीदने वाले कितने हैं? खरीदने वाले हैं 15 या खरीदने वाले 20 लोग हैं, ठीक है। 5 सेल फ़ोन मेरे पास, 20 लोग खरीदने वाले। उस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब वो सेल फ़ोन के एक सेल फ़ोन की कीमत है 10,000। तो मैं रुकूंगा, वेट करूंगा, और वेट करने के बाद मैं है ना जो ये सेल फ़ोन जब बंद रखूंगा ना, तब है ना कुछ समय बाद, कुछ मंथ कहूँ या फिर डेज कहूँ, उसके बाद है ना ये जो 20 लोग हैं ये है ना उस 10,000 के मेरे को 20,000 30,000 देने के लिए भी राज़ी हो जाएंगे उस सेल फ़ोन के लिए। तो ऐसे है ना इन्फ्लेशन बढ़ता है। इस इन्फ्लेशन को अपन है ना नॉर्मल वे में कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन है ना इन बेकरीज वालों की वजह से बढ़ा था, और ये है ना सेलर्स की तरफ से बढ़ता है, ये जाता है इन्फ्लेशन होल सेलर्स की तरफ से। तो ये बेकरीज वालों ने ना अपनी दुकानें बंद कर दी, शटर लगा दिए, और शटर लगाकर कहने लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन असलियत तो है ना औरतें भी जानती थी कि ये है ना इन्फ्लेशन को क्रिएट कर रहे हैं। तब जाके है ना औरतों को इतना गुस्सा आया अपने बच्चों को मरते देख कर कि इन्होंने औरतों ने एक झुंड बनाया, और झुंड बनाकर है ना इन बेकरीज पे अटैक कर दिया, और बेकरीज पे अटैक करके इन बेकरीज वालों को मारा। ये भाग लिए, ये अपनी बेकरीज को छोड़ के भाग गए। और औरतें थी ना, इन औरतों ने बेकरीज में जो भी सामान था ना उनको लिया, और अपने बच्चों मतलब अपने घर लेकर है ना अपने बच्चों को खाना खिलाता। मतलब इस तरह से सेकंड रिवॉल्यूशन हुआ था। तो देखो पहला रिवॉल्यूशन हुआ ये फर्स्ट वाला रिवॉल्यूशन नेशनल असेंबली कर रही थी। सेकंड रिवॉल्यूशन जो कि कर रही थी औरतें, थर्ड स्टेट की औरतें, ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड रेवोल्यूशन की बारी है। मतलब राजा यार बहुत पुराने समय से जो राज गद्दी पे बैठे हैं, जो डिनेस्टी बैठी है वो बोरबन डिनेस्टी, अब वो ऐसे तो है नहीं कि यूं ही उसे हटा दें, एक चुटकी बजाई और हटा दिया। ये तो रेडिकल्स की सोच है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अब अपन देखो इसके लिए ना ये कुछ पीछे है ना वर्क किए जाते हैं। पहला वर्क करिए नेशनल असेंबली, दूसरा वर्क करिए औरतें, अब तीसरा वर्क करेंगे विलेजेस। जो विलेजेस थे ना अब वो भी एक्टिव हो गए इस वक्त में, विलेजेस। देखो जैसे कि अब ये मानना मैं कहूँ, मैंने है ना एग्जांपल के तौर पे मैं अपने स्कूल में कहूँ कि ना बच्चों मैं है ना एक यूट्यूब चैनल खोलने की सोच रहा हूँ, क्या किया जाए आप लोग बताओ। तो है ना बच्चे कहेंगे सब ठीक है, खोल दो, हम प्रमोशन करेंगे। अब वो एक बच्चे से मैंने कहा, ठीक है एक बच्चे से कहा, वो एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहेगा कि है ना सर ऐसे ऐसे चैनल खोलने की सोच रहे थे। और दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे से कहेगा कि है ना सर ने एक चैनल खोला है। और तीसरा बच्चा चौथे बच्चे से कहेगा कि सर ने एक चैनल खोला है और वो चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं सर, तो देखना। अब मतलब डाल रहे हैं, ठीक है। और चौथे बच्चे से कहा कि है ना सर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, फालतू में एक नया चैनल खोला है और प्रमोशन कर रहे हैं हमारे स्कूल में। तो ऐसे चौथे बच्चे ने तीसरे बच्चे ने चौथे से कहा, चौथे ने अब पाँचवें से कहा कि है ना सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तुम देखोगे क्या? हम तो देखेंगे भाई, देखेंगे क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बात है ना आगे जाते जाते मतलब ऐसे है जैसे कि कढ़ाई में डाला तेल, तेल में डाली मतलब जीरा, जीरे में डाल छौंक लगाने के लिए प्याज डाल दिया, और जाने क्या क्या अंट संट सी चीज़ें डाल दी, और है ना नई चीज़ बन के तैयार हो गई। मतलब कहा तो था एक की है ना सोच रहा हूँ, वो सोचते सोचते में इतने तक बात पहुंच गई कि वीडियो बन के डल चुकी है। अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझे, ऐसी ऐसी बातें फैल चुकी हैं। तो इन चीज़ की तरह है ना एक रूमर्स फैला था। क्या फैला था? रूमर्स, मतलब गलत बात, झूठी बात। एक रूमर्स फैली थी, एक इंसान ने कहा था शायद है ना राजा अपने ट्रुप्स को भेजेगा। तो a person said that the king, the monarch sent their troops for firing us। मतलब हम सबको मारने के लिए राजा है ना अपने ट्रुप्स को भेज रहा है जो कि हम पे गोलीबारी चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, बम चलाएंगे और मार देंगे हमको। ऐसी बातें सोच कर है ना इन लोगों ने, विलेजेस के लोगों ने सोचा कि यही मौका है, या तो कुछ कर लो या फिर मर लो। ऐसी बातें सोच कर इन विलेजेस वालों ने भी है ना एक झुंड बना लिया, जिसके पास में जो मिला उसने वो उठा लिया, और उठाकर वो आगे बढ़ने लगे। और जो भी है ना नोबिलिटी के लोग थे इस जगह पर, और है ना क्लर्जी के लोग थे जिनके पास ज़मीनें थी,
तो उन ज़मीनों को छीनने के लिए और है ना कागजात को जलाने के लिए हर किसी के घर पे गए और घर पे जाकर उनके घर को तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। और तोड़ फोड़ कर है ना जो भी उनके कागजात थे उन कागजात को में आग लगा दी। मतलब जैसे कि अब कागजात में क्या बातें होंगी कि इन्हें किसने कितना लोन लिया, उस पर कितना इंटरेस्ट बना, तो ऐसी बातें होंगी ना। तो ये सब बातें मिट गई कागजात के साथ ही, पेपर वर्क के साथ। और साथ ही साथ में इन लोगों ने जो नोबिलिटी और क्लर्जी के लोग थे उनको इतना मारा गंदे तरह से कि इन लोगों को है ना, इन लोगों ने जो कि क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग थे ये डर डर के दूसरे देशों में भागने लग गए। जैसे फ्रांस का जो इंसान है वो भागने लग गया ब्रिटेन या फिर जर्मनी या फिर इटली, ऐसे है ना अपने देश को छोड़ के यूरोप के कई देशों में भागने लगे डर डर के। तो अब हमने देख लिया ये विलेजेस में रूमर्स फैला था और ये रूमर्स में कई लोग है ना इकट्ठे हुए एंड दे will destroy they will destroy the nobilities houses and kill them मतलब यहाँ पे will नहीं है। तो देखो वो इकट्ठे हुए, उन्होंने लोगों को नोबिलिटी और क्लर्जी के लोगों को मारा और मार कर है ना फिर उनसे है ना जो कागजात थे वो सब छीन, मतलब वो सब जला के खाक कर दिए। ये सब हमने देखा। अब ये तीन तरफ से है ना देखो क्रांति हो रही है। सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक ही क्रांति नहीं, तीन तरफ से क्रांति हो रही है, तीन तीन जगह पर। तो इन तीन जगहों की जो क्रांति हो रही है ना इस वजह से राजा डर गया और राजा फिर डर कर है ना माना कि ठीक है सर, नेशनल असेंबली से बोला, नेशनल असेंबली के सामने जाके कि हमें माफ़ करें गुरुवर, हमें माफ़ करें और प्लीज़ ये आपने जो असेंबली बैठाई है इसको भंग करें, क्योंकि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। हम आपसे सर्व निवेदन करते हैं कृपया हमारी बात सुने। राजा को पता चल गया कि ये आम जनता है, ये अब खड़ी हो गई और ये एक पावर बन चुकी है, एकता के सूत्र में इकट्ठी आ चुकी है, तो ये अब किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर राजा ज़्यादा बोलेगा तो राजा को भी गद्दी से हटना पड़ेगा। ऐसा सोचकर राजा ने कहा ठीक है अभी मैं अपनी पावर को थोड़ा कम रहने देता हूँ, फिर बाद में है ना फिर बाद में जैसे ही मेरे को लगेगा कि है ना आगे बढ़ना है, मुझे इनको रोकना है, तो है ना मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। इस वक्त में है ना राजा मान तो गया था लेकिन एक अंदर ही अंदर राजा के दिमाग में साजिश चल रही थी। इसलिए इसने जब है ना ये जैसे कि मानना ये फ्रांस है तो इस फ्रांस के बाहर ये ऑस्ट्रिया, इधर ऑस्ट्रिया और इधर एक पर्शिया नाम से एक देश था। नाम क्या था? पर्शिया। मतलब रशिया के पहले लगा दो पी तो पर्शिया हो गया ना। तो पर्शिया नाम से एक देश और एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पे तो उसकी है ना शादी हुई थी ऑस्ट्रिया के अंदर तो लुई 16 की, और पर्शिया इसका दोस्त था। तो इन दोनों से बात की छुप छुप के, नेशनल असेंबली के कानून तक ना पहुंचे, इस तरह से बात की और बात करके इनकी आर्मीज को बुलाया था। इधर इधर आर्मीज को बुलाया और आर्मीज को बुला के इन लोगों के आर्मीज को बुलाकर अटैक कराने की सोची थी कि ये लोग है ना जो जनसेना बनी है इनको है ना दबा दिया जाए, इनको कुचल दिया जाए। चुपचाप से बात करके अपनी दूसरों की सेना को बुलाने लगा, लेकिन नेशनल असेंबली को पता चला और आगे हम अब बढ़ते हैं कल। ठीक है ना, चलो बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।